सभी को नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे जाति और वर्ग में जो अंतर पाए जाते हैं उनके बारे में। ये जो दोनों ही अवधारणाएं हैं, जाति और वर्ग, इनके बारे में हमने बहुत अध्ययन किया है। इससे पूर्व वाले अध्याय में भी और इस अध्याय में भी वर्ग किसे कहते हैं, कितने प्रकार के वर्ग पाए जाते हैं, इसी प्रकार से जाति की विशेषताएं, इन सब के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। अब इन दोनों ही अवधारणाओं में क्या क्या अंतर है, इन अंतरों के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। इनमें सबसे पहला अंतर है, जाति एक बंद वर्ग है जबकि वर्ग में खुलापन पाया जाता है। इसमें देखिए, जाति का जो आधार है वो जन्म है, अतः उसकी सदस्यता जीवन पर्यंत होती है, उसे हम बदल नहीं सकते। जबकि वर्ग का आधार शिक्षा, व्यवसाय, संपत्ति आदि होने के कारण वर्ग बदला जा सकता है। एक व्यक्ति धन अर्जित करके श्रमिक वर्ग से मालिक वर्ग में और शिक्षा ग्रहण करके अशिक्षितों से शिक्षितों के वर्ग में जा सकता है, लेकिन जाति में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं पाई जाती है। इसी कारण जाति एक बंद वर्ग है जबकि वर्ग में खुलापन पाया जाता है। दूसरा जो अंतर है वह है, जाति का आधार जन्म है, वर्ग का नहीं। जाति प्रथा में एक व्यक्ति उसी जाति का सदस्य होता है जिसमें उसने जन्म लिया है, जबकि वर्ग का आधार शिक्षा, संपत्ति, पेशा एवं धर्म आदि होने के कारण इनमें से व्यक्ति जिन्हें प्राप्त कर लेता है उसी के आधार पर उसकी वर्ग सदस्यता का निर्धारण होता है। इसीलिए कहा गया है कि जाति का आधार जन्म है। जिस जाति में हम पैदा होते हैं, ताउम्र जब तक हम जीवित हैं, जब तक हम समाज में रह रहे हैं, तब तक हम उसी जाति के सदस्य कहलाते हैं। तीसरा अंतर है, जाति की सदस्यता प्रदत्त है, वर्ग की अर्जित है। एक व्यक्ति जाति की सदस्यता प्रयत्न करने पर भी नहीं बदल सकता, क्योंकि वह समाज द्वारा जन्म के आधार पर एक ही बार प्रदान की जाती है, इसीलिए यह स्थिर भी है। जबकि एक व्यक्ति जागरूक प्रयत्नों द्वारा किसी भी वर्ग की सदस्यता प्राप्त कर सकता है, इसीलिए वर्ग की सदस्यता अर्जित है। अगला अंतर है, जाति में पेशे निश्चित होते हैं, वर्ग में नहीं। जाति व्यवस्था में प्रत्येक जाति का व्यवसाय परंपरागत एवं पूर्व निर्धारित होता है। उसी के द्वारा जाति के सदस्य अपना जीवन यापन करते हैं। वर्ग का कोई निश्चित पेशा नहीं है। एक वर्ग के लोग अपनी क्षमता एवं योग्यता के आधार पर विभिन्न व्यवसायों में लगे होते हैं। सभी श्रमिक एक ही व्यवसाय नहीं करते और न सभी पूंजीपति एक ही धंधे में पूंजी लगाते हैं। इस प्रकार से जाति में जो पेशे होते हैं वो निश्चित होते हैं और वर्ग में जो पेशा होता है वो व्यक्ति अपनी योग्यता और अपनी क्षमता के आधार पर अर्जित करता है। नेक्स्ट अंतर है, जाति में खान पान पर प्रतिबंध है और वर्ग में नहीं। प्रत्येक जाति के खान पान संबंधी नियम होते हैं। सदस्य यह जानते हैं कि वे किन किन जातियों के यहाँ कच्चा व पक्का भोजन, पानी तथा हुक्का बीड़ी ग्रहण कर सकते हैं और किन के यहाँ नहीं कर सकते, जबकि वर्ग में इस प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं पाया जाता। अगला अंतर है, जाति अंतर्विवाही है, वर्ग नहीं। एक जाति के सदस्य अपनी ही जाति में विवाह करते हैं, जबकि एक वर्ग के लोग अपने से ऊंचे वर्ग अथवा नीचे वर्ग में भी विवाह कर सकते हैं। नेक्स्ट अंतर है, जाति वर्ग की अपेक्षा अधिक स्थिर है, क्योंकि जाति की सदस्यता जन्म पर आधारित होती है और यह बदली नहीं जाती, इसीलिए जाति व्यवस्था एक स्थिर संगठन है। दूसरी ओर वर्ग व्यवस्था समाज की सामाजिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है। सामंत, भूस्वामी, जोतदार, पूंजीपति एवं श्रमिक आदि के रूप में समय समय पर अनेक वर्ग अस्तित्व में आते रहे हैं। इसीलिए कहा गया है कि जाति लगभग स्थिर होती है, क्योंकि उसकी सदस्यता जन्म पर आधारित होती है और वह बदली नहीं जाती है, जबकि वर्ग जो होते हैं वो समय के अनुसार, समाज के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं। अगला अंतर है, वर्ग की अपेक्षा जातियों का संस्करण अधिक निश्चित एवं स्पष्ट है।
जाति व्यवस्था में एक जाति से दूसरी जाति के बीच सामाजिक दूरी निश्चित होती है। कौन सी जाति किससे ऊंची है व किससे नीची है यह स्पष्ट है, किंतु वर्ग व्यवस्था में एक संस्तरण होते हुए भी संस्तरण के नियम कठोर नहीं हैं। एक वर्ग के महत्व को दूसरे की अपेक्षा निम्न नहीं कहा जा सकता, क्योंकि प्रत्येक वर्ग का समाज में अपना महत्व होता है। ये महत्वपूर्ण अंतर हैं जाति और वर्ग में। विभिन्न प्रकार से हम जातियों और वर्गों को अलग अलग किस प्रकार से समझ सकते हैं, क्या क्या इनमें अंतर है, इसके बारे में अभी हमने चर्चा की। अब आगे हम चर्चा करेंगे भारत में स्तरीकरण के जो उभरते हुए प्रतिमान हैं उनके बारे में। भारत में स्तरीकरण के उभरते प्रतिमान जाति एवं वर्ग के संदर्भ में, जो जाति और वर्ग है उनके संदर्भ में समाज में जो स्तरीकरण पाया जाता है, उस स्तरीकरण के जो उभरते हुए प्रतिमान हैं उन प्रतिमानों के बारे में हमें चर्चा करनी है। इसमें जो अलग अलग प्रतिमान बताए गए हैं उन प्रतिमानों के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो बताया है उसमें आज स्तरीकरण के पुराने आधार बदल रहे हैं। औद्योगिकरण के कारण विभिन्न जातियों के व्यक्ति एक साथ उद्योग में काम करते हैं। नगरीकरण के अंतर्गत ग्रामों के लोग काम की तलाश में नगरों में जाकर बस गए हैं। वहाँ जाति व्यवस्था का भिन्न रूप देखने को मिलता है। जाति का प्रमुख आधार धर्म रहा है और धर्मनिरपेक्षवाद के कारण यह कमज़ोर पड़ गया है। परिणाम यह हुआ कि वर्तमान में जाति की कोई स्पष्ट स्थिति नहीं दिखाई देती है। समाजशास्त्री एम.एन. श्रीनिवास द्वारा प्रस्तुत संस्कृतिकरण की अवधारणा से ज्ञात होता है कि नीची जातियों के लोग उच्च जातियों के रीति रिवाज, आचार व्यवहार तथा मूल्यों को अपनाकर, अर्थात अपने जीवन के ढंग को बदलकर जातीय समूह के रूप में अपनी परिस्थिति को ऊंचा उठाने का प्रयत्न करते हैं। कई लोगों ने नवीन वंश, नाम और गोत्र का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति की वास्तविक जो जाति है उस जाति का पता लगाना मुश्किल हो गया है, विशेषतः नगरीय क्षेत्रों में। अब जाति की सदस्यता पूर्णतः बंद प्रकार की नहीं रही, क्योंकि एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की जो अवधारणा दी है उससे हमें ये ज्ञात होता है कि जो नीची जातियां हैं वो उच्च जाति में भी सम्मिलित हो सकती हैं। दूसरा जो बताया गया है वह है वर्तमान भारत में विभिन्न जातियों के बीच सामाजिक दूरी पहले की तुलना में कम हुई है। आज विभिन्न जातियों में प्रभुता, अधीनता के संबंध नहीं पाए जाते। अब कोई किसी जाति को अपने से उच्च मानने को तैयार नहीं है। निम्न जातियां भी उच्च जातियों से समानता का दावा करती हैं और कानून की दृष्टि में भी सभी समान हैं। वयस्क मताधिकार में निम्न जातियों ने अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता आई। उच्च जातियों के लोग भी चुनाव के अवसरों पर वोट मांगने या समर्थन प्राप्त करने निम्न जातियों के लोगों के पास जाते हैं। इतना अवश्य कहा जा सकता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी परंपरागत मूल्यों के कारण स्तरीकरण का प्रमुख आधार जाति व्यवस्था ही है। लेकिन फिर भी जो स्तरीकरण का स्वरूप था उस स्तरीकरण में नया परिवर्तन हमें देखने को मिला है। तीसरा है शहरों और महानगरों में यद्यपि व्यक्ति की जाति का निर्धारण आज भी जन्म के आधार पर होता है, परंतु वहाँ जातिगत संस्तरण का महत्व कम हुआ है। यहाँ लोग किसी की जाति की चिंता नहीं करते, एक साथ उठते बैठते हैं, खाते पीते हैं और सामाजिक संपर्क में भी आते हैं। अब जाति के भीतर आर्थिक शक्ति एवं राजनीतिक सत्ता के आधार पर विभिन्न स्तर दिखाई पड़ते हैं और समान आर्थिक स्थिति वाले विभिन्न जातियों के लोगों का अपना एक पृथक स्तर बनता जा रहा है। नेक्स्ट है नगरों में अब वर्ग व्यवस्था उदित होने लगी है। यहाँ व्यक्ति की परिस्थिति का निर्धारण प्रमुखतः उसके व्यवसाय या पद के आधार पर होने लगा है। यहाँ व्यावसायिक एवं प्रकार्यात्मक समूह भी बनने लगे हैं, जिनकी सदस्यता का आधार जाति न होकर कार्य होता है।
इन समूहों में विभिन्न जातियों के लोग कार्यों के आधार पर एक दूसरे से संबंध रहते हैं। नगरों में गतिशीलता अधिक पाई जाती है। यहाँ निम्न जाति का कोई व्यक्ति किसी उच्च पद पर आसीन होकर राजनीतिक सत्ता प्राप्त करके या आर्थिक स्थिति को उन्नत करके किसी भी उच्च वर्ग की सदस्यता ग्रहण कर सकता है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि वर्तमान भारत में जाति व्यवस्था के साथ साथ वर्ग व्यवस्था के लक्षण भी दिखाई देने लगे हैं। आज कई स्थानों पर ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं जहां व्यक्ति की जातिगत परिस्थिति तो निम्न है किंतु व्यावसायिक परिस्थिति काफ़ी उच्च है। हरिजन लड़का पारिवारिक दृष्टि से निम्न परिस्थिति का होते हुए भी अगर किसी भी अच्छी सरकारी सेवा में जाता है, जैसे व्याख्याता या प्रशासनिक अधिकारी बनता है, तो वह पद प्राप्त करने पर व्यावसायिक दृष्टि से वह उच्च परिस्थिति प्राप्त कर लेता है। ऐसी दशा में यह कठिनाई उपस्थित होती है कि इस प्रकार के व्यक्तियों को स्तरीकरण की श्रृंखला में कौन सा स्थान दिया जाए या कहाँ रखा जाए। इतना कहा जा सकता है कि आज समाज में उन व्यक्तियों का सामाजिक स्तर उच्च होता जा रहा है जिनके पास कोई अच्छा पद या आर्थिक स्थिति है अथवा जिनका राजनीति पर व्यापक प्रभाव है, चाहे उनकी जाति कोई भी क्यों ना हो। ये विभिन्न स्तरीकरण के उभरते हुए प्रतिमान हैं जो हमें भारतीय समाज में देखने को मिलते हैं। कई प्रकार से इस जाति व्यवस्था में अंतर आया है। श्रीनिवास ने जो संस्कृतिकरण की अवधारणा प्रस्तुत की उसके आधार पर जाति व्यवस्था में परिवर्तन आया। जो विभिन्न कानून बने हैं उन कानूनों के कारण भी समाज में हमें अंतर देखने को मिलता है या समाज में परिवर्तन देखने को मिलता है। शहरों और महानगरों में जो व्यक्ति का संस्तरण है उस संस्तरण का जो आधार है उस आधार में परिवर्तन आ गया है। और अगर कोई भी व्यक्ति व्यावसायिक परिस्थिति ऊंची प्राप्त कर लेता है तो उसकी जो परिस्थिति है उसमें भी हमें परिवर्तन देखने को मिलता है। ये सारे परिवर्तन हैं जो वर्तमान समय में हमें समाज में देखने को मिलते हैं। इन सभी परिवर्तनों के बावजूद भी कुछ लोगों की यह धारणा है कि भारतीय समाज वर्ग रहित समाज की ओर बढ़ रहा है। इसके मूल में कुछ समाजशास्त्री जो कारण बताते हैं उन कारणों में विभिन्न व्यक्तियों की बुद्धि, योग्यता, प्रशिक्षण एवं उपलब्धियों में निश्चित रूप से अंतर पाया जाता है। साथ ही महत्वपूर्ण पदों पर योग्यतम व्यक्तियों को आसीन करने और उन्हें निष्ठापूर्वक अपने दायित्वों को निभाने की प्रेरणा देने हेतु पुरस्कारों को असमान रूप से वितरित करना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में विभिन्न सामाजिक स्तरों का पाया जाना स्वाभाविक है। इतना अवश्य कहा जा सकता है, आज लोग यह महसूस करने लगे हैं कि आर्थिक साधनों के क्षेत्र में सभी को समान अवसर प्राप्त हैं और जीवन की न्यूनतम आवश्यकताएं भी सभी की पूर्ण होनी चाहिए। सभी को अपने श्रम का उचित पुरस्कार प्राप्त हो, आवश्यक वस्तु और सेवाओं का न्यायपूर्ण ढंग से वितरण हो, गरीब एवं अमीर का भेद कम हो। वर्तमान जो भारत है वह इस दशा में बढ़ने भी लगा है, परंतु हम यह नहीं कह सकते हैं कि भारतीय समाज में जन्म या जाति का महत्व पूर्णतः समाप्त नहीं हो रहा है। औद्योगिकरण, नगरीकरण एवं आधुनिकीकरण के प्रभाव से जाति व्यवस्था के स्वरूप में परिवर्तन अवश्य आ रहा है, परंतु यह संस्था नष्ट हो रही हो ऐसा विभिन्न अध्ययनों से प्रतीत नहीं होता है। समाजशास्त्री डॉक्टर के.एल. शर्मा ने राजस्थान के 6 गांवों के अपने अध्ययन के आधार पर बताया है कि उच्च जातियां अधिक शिक्षित हैं। वे आर्थिक दृष्टि से भी निम्न जातियों की तुलना में अच्छी स्थिति में हैं। वे उत्तम एवं प्रतिष्ठित प्रकार के पेशों में लगी हुई हैं। शक्ति और प्रतिष्ठा के अधिकांश पद और स्थितियां उन्हें प्राप्त हैं। इससे प्रमाणित होता है कि एक व्यक्ति या परिवार की प्रदत्त परिस्थिति जितनी ऊंची होती है, उन व्यक्तियों या परिवारों की उपलब्धि के द्वारा अपनी परिस्थिति को ऊंचा उठाने की उतनी ही अधिक संभावना रहती है। डॉक्टर शर्मा का यह निष्कर्ष ग्रामीण भारत में स्तरीकरण के स्वरूप पर अवश्य प्रकाश डालता है, परंतु आजकल नीची जातियों में भी शिक्षा का प्रसार हो रहा है।
उन्हें भी राज्य के द्वारा अनेक सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। उनके लिए विभिन्न क्षेत्रों में स्थान सुरक्षित रखे गए हैं। उन्हें भी उच्च स्थिति प्राप्त करने के अवसर मिलने लगे हैं। यह कहा जा सकता है कि परिस्थिति संबंधी असमानताओं को यथासंभव कम करने की प्रक्रियाएं वर्तमान भारत में चल रही हैं। इतना अवश्य है कि ग्रामीण भारत में आज भी स्थिरीकरण के विभिन्न पहलू जाति, वर्ग तथा शक्ति में अनुरूपता दिखलाई पड़ती है। इस अनुरूपता के टूटने की संभावना उसी समय हो सकती है जब समाज के सभी लोगों को इच्छित लक्ष्यों को प्राप्त करने की सुविधाएं मिलें। इस हेतु शिक्षा प्रसार तथा आर्थिक असमानताओं को दूर करना आवश्यक है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जाति व्यवस्था में हमें परिवर्तन अवश्य देखने को मिल रहा है, लेकिन बहुत सारे अध्ययन समाजशास्त्रियों के हमें यह भी बताते हैं कि यह संस्था नष्ट हो रही है। यह नष्ट नहीं हो रही है, ये केवल अपना स्वरूप परिवर्तित कर रही है। समाज की व्यवस्था के अनुसार जाति व्यवस्था ने भी अपने स्वरूप को परिवर्तित कर लिया है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।